नमस्कार दोस्तों, मैं टीपी थपलियाल आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। मंथ ऑफ जुलाई 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 ईयर ओल्ड 34 वर्ष पुरानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रमुख बिंदु हैं उनमें शिक्षा की लिए समानता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया था। भले यह लक्ष्य कोठारी कमीशन 1964 में भी 6% GDP का रखा गया था, पुनः उसी लक्ष्य को अभी इस नीति में भी रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। तकनीकी शिक्षा भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। MHRD के नाम में परिवर्तन किया गया है। कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने का उद्देश्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना, नए प्री स्कूल खोलना, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना। इसी के साथ 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता और बच्चों के इनरोलमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। भाषा, गणित, गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर ध्यान देकर नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम
स्कूल की तैयारी के लिए मॉड्यूल, उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम, और जो सबसे बड़ी चीज रखी गई है टीचर स्टूडेंट रेशियो, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो, अर्थात एक शिक्षक 30 बच्चों तक की क्लास ले। कोई भी कक्षा 30 बच्चों से ज्यादा होगी तो दूसरा शिक्षक रखा जाए। तो कम बच्चों की क्लास की बात की गई है, जिसमें कि एक शिक्षक के रेशियो में 30 स्टूडेंट रखे जाएंगे। ये इसका एक मसौदा तैयार किया गया है। नए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें रखी गई है। इसमें 5+3+3+4 डिजाइन, ये पेडागोजिकल जो चेंज आया है, ये पहले जो हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर का पेडागोजिकल स्ट्रक्चर था वो था 10+2। 10+2 चेंज होकर के 5+3+3+4 हुआ है। अब इसके जो ये 5 है, 5 का मतलब है 5 ईयर। पहले 5 साल बच्चे को 3 साल की उम्र में 3 साल से लेकर के और 6 वर्ष की आयु के लिए बच्चे को आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त और सुरक्षित गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE, अर्ली, C चाइल्डहुड, C केयर एंड एजुकेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना रखा गया है। 3 साल में बच्चे का विद्यालयों में एडमिशन हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। वो आंगनबाड़ी होंगी और प्री स्कूल होंगी, जिनमें 3 साल में 3, 4 और 5 साल बेसिक से लेकर के प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी को किया जाएगा, और बाकी 2 साल ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 ग्रेड 2 का मतलब होता है क्लास 1 एंड क्लास 2। तो इस टाइप से ये 5 साल हो जाएंगे, जिसे हम नर्सरी, LKG, UKG। तो 3 साल में नर्सरी, चौथे साल में LKG, 5वें साल में UKG, 6ठे साल में पहली क्लास और 7वें साल में दूसरी क्लास। ये 5 हो जाएगा। 5 साल उसमें जुड़ जाएंगे, तो पहला जो लेवल हो गया वो 5 हो गया। 5 में 3 ईयर जो होंगे वो प्री स्कूल ईयर कहलाएंगे, जिन्हें आंगनवाड़ी और बाल वाटिकाओं प्री स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाएगी। और फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड मीन्स पहली क्लास और दूसरी क्लास। तो ऐसे मिलाकर के 5 हो गया। फिर 3 to 5, जो 3 है, 3, 4 एंड 5, तो 5+3 हो जाता है, और +3 6, 7, 8 एंड +4 9, 10, 11 एंड 12। तो ये जो पेडागोजिकल डिजाइन है एजुकेशन का, इसे हम कहेंगे अब 5+3+3+4 पेडागोजिकल डिजाइन। और जो ये एजुकेशन पूरी की जाएगी, ये 3 साल की उम्र से शुरू होकर के 18 ईयर 18 साल की उम्र तक पूरा किया जाएगा। मूलभूत चरण, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2। पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1-2 का मतलब हो गया कि पूर्व प्राथमिक में जैसे आपको बताया था कि नर्सरी, LKG एंड UKG, और ग्रेड 1 एंड 2 पहली और दूसरी क्लास। इसके लिए जो एज निर्धारित की गई है वो की गई है 3 साल से लेकर के 8 साल तक के बच्चे इस एजुकेशन को लेंगे। फिर प्रारंभिक चरण आ जाता है। प्रारंभिक चरण में जो बच्चे ग्रेड 3 to 5 मीन्स क्लास 3, 4 एंड 5 तक के आएंगे। मिडिल
स्टेप जो होगा, मध्य चरण जो होगा, उसमें 6 to 8 तक के बच्चे आएंगे। ग्रेड 6 से 7 and 8, ग्रेड का मतलब यहाँ पर क्लास से है। फिर माध्यमिक चरण ग्रेड 9 to 12 आएगा। ये इसमें इसी हिसाब से एज ग्रुप है। पहले में जो 5 आ रहा है वो 8 ईयर तक है। दूसरा जो चरण होगा 3 to 5 वो 8 to 11 ईयर होगा। फिर थर्ड जो स्टेप आएगा वो होगा मिडिल क्लासेज, मध्यम चरण। उसमें 11 से 14 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। और फिर आ जाएगा माध्यमिक चरण, सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा गया है, 9th and 10th। और दूसरा जो चरण है वो है 11th and 12th। तो इन 2 चरणों में बांट करके ये जो एजुकेशन ली जाएगी, ये ली जाएगी 14 साल से 18 साल तक। तो इस ढंग से इसकी पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को तैयार करने की रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने में की प्राथमिकता दी गई है। ECCE से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय व जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। इसमें जो पहली से लेकर के और 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी वो स्थानीय भाषाओं के आधार पर दी जाएगी। मदर टंग, मदर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बेस पर दी जाएगी। अर्थात पहली से लेकर के प्री क्लासेस से लेकर के और ग्रेड 5 तक की जो एजुकेशन होगी, जो शिक्षा होगी, वो लोकल लैंग्वेज पर होगी, स्थानीय भाषा पर होगी, मातृभाषा पर होगी। और मातृभाषाओं के आधार पर ही इन बच्चों को 5वीं कक्षा तक, ग्रेड 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। अर्थात अंग्रेजी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा और स्थानीय भाषाओं को अधिक महत्व दिया जाएगा। और पूरी जो 5वीं तक की शिक्षा दी जाएगी वो स्थानीय भाषाओं के माध्यम से जो उनकी मदर टंग है उसी के आधार पर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन की योजना बनाई गई है। भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। इसी आधार पर जो 3 लैंग्वेज हमारा स्ट्रक्चर है, त्रिभाषीय फॉर्मूला, उसे भी बढ़ावा दिया जाएगा। जो जिन वर्गों को, जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व कम मिला है, उन पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है। इनमें जो जेंडर, महिला, जो जेंडर बेस्ड हैं, वुमेन्स एंड ट्रांसजेंडर जेंडर, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम, प्रवासी समुदाय, इनके लिए शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों के लिए शिक्षा के लिए में शामिल होने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक आर्थिक रूप से जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब हैं,
उनके लिए भी इस शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व दिया जाएगा और उनके इनरोलमेंट पर जोर दिया जाएगा। मुस्लिमों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा। वंचित क्षेत्रों पर विशेष शिक्षा जोन बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष बनाया जाएगा। लक्षित जिलों को वित्त पोषण और सहायता प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य होगा। समावेशी और स्कूल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। मदरसों, गुरुकुलों और पाठशालाओं को की जो परंपराएं हैं उन्हें संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा और सभी को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के तहत जो यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन की व्यवस्था की जाएगी। 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% संकलन नामांकन का अनुपात रखा जाएगा। ये टारगेट है जो कि 2030 तक अचीव किया जाएगा। जो स्कूल एजुकेशन है उसमें 100% नामांकन किया जाएगा, इनरोलमेंट किया जाएगा। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि की जाएगी। जो रेखांकित स्थान हैं उनको नई सुविधाएं दी जाएंगी। परिवहन और छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण किया जाएगा। उपस्थिति, ड्रॉप आउट, स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नजर रखना, दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले जो एडल्ट हैं उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम बनाना, सीखने के लिए कई रास्ते, औपचारिक और गैर औपचारिक मोड, ओपन स्कूलिंग, प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को मजबूत किया जाएगा और शिक्षा का अधिकार, ये एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें फिर से रखी गई है। शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाएगा। अभी तक 6 से 14 साल 6 to 14 एज ग्रुप को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है जो 8वीं तक मानी जाती है। पहली से 8वीं तक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था थी। अब नई व्यवस्था में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें 12वीं तक शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है। जो 8वीं तक था अब वो बढ़कर के 12वीं तक कर दिया जाएगा। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं के विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा की चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। जो मूक बधिर छात्र हैं उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं की संरक्षण विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन IITI, फारसी, पाली और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाने का इसमें प्राविधान रखा गया है। इसी के साथ इस व्यवस्था के अंतर्गत जो बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच, 2 से 8 वर्षों के बीच का मतलब है कि 3 साल का बच्चा, 2 साल जब उसे विद्यालय में हो जाएंगे, जल्दी भाषा सीखने और बहुभाषावाद के छात्रों के लिए संज्ञानात्मक लाभ है। शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा मातृभाषा होगी। प्री स्कूल और ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू रहेगा। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन। छात्र ग्रेड 6 या 7 में, ग्रेड का मतलब यहाँ पर क्लासेस से है, ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक या एक से अधिक भाषा बदल सकते हैं।
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करने की व्यवस्था की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय के दौरान वैकल्पिक के रूप में विदेशी भाषा का चुनाव किया जा सकता है। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं के रूप में पेश किया जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी और प्राकृतिक सहित अन्य भाषाओं के विस्तार पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में जो मूल्यांकन की व्यवस्था है वो एक महत्वपूर्ण चीज आ जाती है। एनईपी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया है जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास 21st सेंचुरी स्किल्स, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार आर्ट, साइंस, कॉमर्स, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अंतर नहीं होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर अभी तक जो हम सेकेंडरी स्टेज में क्लास 11th एंड 12th में स्ट्रीम वाइज बच्चों का एडमिशन होता था, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और ऐसे ही व्यावसायिक स्ट्रीम्स होती थी। अब इन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, संकाय सिस्टम नहीं होगा और बच्चे किसी भी विषय को स्वेच्छा से चुन सकता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा क्लास 11th में फिजिक्स लेना चाहता है, उसके साथ वो इकोनॉमिक्स लेना चाहता है, उसके साथ वो हिस्ट्री लेना चाहता है। तो हिस्ट्री वैसे कला संकाय में पढ़ाई जाती थी, फिजिक्स जो पढ़ाया जाता था वो साइंस संकाय में, और इकोनॉमिक्स जनरली वाणिज्य संकाय मीन्स कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ाया जाता था। अब किसी को भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को ले सकता है। ये एक जो बैरियर था, स्ट्रीम बैरियर थे, वो खत्म हो गए और बच्चे को स्वच्छंदता मिल गई है। अब जैसे जो हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, आर्ट है, क्राफ्ट है, ये सब भी मुख्य विषय के रूप में बच्चे ले सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ा चेंज देखा जाएगा, जबकि बच्चे अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से विषयों का चयन कर सकते हैं। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSC 2020-21 तैयार की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में छात्रों को सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता एवं सैद्धांतिक स्पष्टता के आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। छात्र कक्षा 3, 5 और 8 3, 5 एंड 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे, जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे और भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर अब बच्चों के मूल्यांकन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का
आकलन केंद्र नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी, जो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े हुए निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेगी। ये स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन के न्यूनतम व्यवहार इकाई है। एक सन्निहित भूगोल के भीतर मतलब एक क्लस्टर बनाया जाएगा जिसमें लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर होगा, एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्स हैं वो ज्वाइंटली एक क्लस्टर के सभी स्कूल, एक स्कूल के पास जो रिसोर्स है, मान लो कि एक स्कूल के पास कंप्यूटर है, दूसरे के पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो उसका उपयोग कर सकता है। एक के पास साइंस लैब है, एक क्लस्टर में एक स्कूल के पास बेहतरीन साइंस लैब है, दूसरे के पास उतनी अच्छी साइंस लैब नहीं है, तो वो वहां पर आकर के जो एक्सपेरिमेंट है वो कर सकता है। तो वो क्लस्टर सिस्टम कहलाता है, तो वो भी इसमें किया जाएगा। 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा समाप्त की जाएगी। जो कॉन्टेक्चुअल वगैरह जो कॉन्टेक्चुअल बेस पर शिक्षण करवाते थे उनकी व्यवस्था समाप्त की जाएगी और जो पर्याप्त भौतिक संरचना, शिक्षण संस्थान आदि की व्यवस्था की जाएगी। टीचर की जो नियुक्ति की जाएगी वो टीईटी के बेस पर की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही शिक्षक के रूप में बनाया जाएगा। शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो जो टीचर की अपॉइंटमेंट होगी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी, जिला स्तर पर होगी। शिक्षक कैरियर विकास, शैक्षिक प्रवेश या शिक्षक शिक्षा का विकास किया जाएगा। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास किया जाएगा और फ्लेक्सिबल मॉडल तैयार किया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण को केंद्रीकृत और निर्धारित किया जाएगा। भारतीय भाषाओं का विकास किया जाएगा। ये कुछ चीजें इसमें रखी गई हैं। शिक्षण प्रणाली से जुड़े हुए जो सुधार हैं, शिक्षकों की नियुक्ति को प्रभावी और पारदर्शिता से किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स एनपीएसटी का विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन एनसीएफटीई 2021 का विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय 4 ईयर एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। अब उच्च शिक्षा पर बात करते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या क्या किया गया है। एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में संकलन नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्ष के बाद एडवांस डिप्लोमा और 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले कोई ग्रेजुएशन में किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट हो जाता था। मान लो कि 3 साल का जब ग्रेजुएशन है, 2 साल करने के बाद किन्हीं कारणों से ड्रॉप आउट हो गया तो उसकी डिग्री नहीं रहती थी, उसे डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन इस व्यवस्था में अगर कोई पहला साल पढ़ लेता है ग्रेजुएशन में तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर 2 साल तक पढ़ता है तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर 3 साल तक डिग्री के कोर्स को कर लेता है उसे ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और 4 साल तक अगर करता है तो उसे शोध के साथ स्नातक डिग्री मिल जाएगी।
ये एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है हायर एजुकेशन सिस्टम में। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों के क्रेडिट को डिजिटल रूप दिया जाएगा और डिजिटल रूप सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिसे अलग अलग संस्थानों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। भारत उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया जाएगा। HECI के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया जाएगा। विनियमन हेतु राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC जो क्वालिटी को देखेगा, सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC जो फाइनेंस को देखेगा, हायर एजुकेशन ग्रांट्स एंड काउंसिल HEGC और जो प्रत्यर्पण परिषद होगा नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NAC। महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी और उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली बनाई जाएगी। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय एजुकेशन एवं रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ये उच्च शिक्षा में मूल बिंदु हैं जिनमें कि सुधार की बात की गई है। अध्यापक की शिक्षा बहुविषयक संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षा स्नातक वर्तमान में 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम को 2030 तक जारी रहेगा। 2020 के बाद केवल 4 वर्ष के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान 2 वर्षीय कार्यक्रम चला सकते हैं। उच्च शिक्षा प्रणाली एक अभिन्न अंग के रूप में व्यावसायिक शिक्षा को स्वचालित एवं तकनीक विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य विज्ञान और विश्वविद्यालयों, विधि और कृषि विश्वविद्यालयों एवं अन्य क्षेत्रों को भविष्य में संस्थान स्थापित नहीं किए जाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे संस्थानों को बंद किया जा सकता है। ये कुछ चीजें इसमें रखी गई हैं जिनके आधार पर कि नई शिक्षा नीति की जो कुछ सुधार जिन पर हम बात करते हैं, जो सुधार हैं उनमें शिक्षा मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण और प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग, विचारों और स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाएगी। ये सारी चीजें लेकर के अगर हम इस पूरे को देखा जाए तो व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण करने की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षा को उदार किया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को एकत्रित किया जाएगा, कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय मानचित्रण तैयार किया जाएगा, शिक्षक तैयार करने पर ध्यान दिया जाएगा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा अधिक विस्तृत होगी, लोक विद्या भारत में विकसित ज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों का एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ किया जाएगा, एडल्ट एजुकेशन NCF से जुड़ी हुई शिक्षण सामग्री मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाएगा, वयस्क शिक्षा केंद्र के कैडर और राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षक बनाए गए। कि बहुत सारे बिंदुओं पर इसमें विचार किया जाएगा। महिलाओं को शिक्षा और साक्षरता पर विकास किया जाएगा, भारतीय साहित्य और भारतीय भाषाओं की शब्दावली पर ध्यान दिया जाएगा, इन्हें और आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को सर्वोच्च निकाय के रूप में
किस टाइप से एक शिक्षा प्रणाली में जो आयोग का गठन किया गया है उसकी रूपरेखा क्या होगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का सर्वोच्च निकाय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में शिक्षा मंत्रालय MOE के रूप में नया स्वरूप दिया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री उपाध्यक्ष के तौर पर दिन प्रतिदिन के मामलों की जिम्मेदारी से सीधे निर्वहन करेंगे। आयोग के गठन में प्रख्यात शिक्षाविद, शोधकर्ता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोग के सभी सदस्य उच्च विशेषज्ञता वाले लोग होंगे। जनता का रिकॉर्ड, उनके क्षेत्रों और योगदान की अखंडता को देखा जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर आपने देखा। धन्यवाद। थैंक यू।